दोबारा परीक्षा होगी। तो देखिए नई डेट शीट आ चुकी है। पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द किया गया था, लेकिन तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 जून को वापस ये परीक्षा कराई जाएगी। नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर तारीख का ऐलान किया जा चुका है। 21 जून को दोबारा ये परीक्षा कराई जाएगी। इससे पहले नीट पेपर लीक होने के मामले में इसे रद्द किया गया। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की जा रही है। बिहार से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच परीक्षा की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। रजनीश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, 21 तारीख को वापस नीट का पेपर कराया जाएगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 22 लाख छात्र छात्राएं जो हैं असमंजस में थे कि परीक्षा रद्द हुई है, नई तारीख का ऐलान कब होगा। लेकिन एनटीए ने परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। 21 जून को अब जो है नीट की पुनर्परीक्षा होगी। तो री एग्जामिनेशन को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं अब उनका असमंजस खत्म हो गया। और कुल मिलाकर ये कहें कि जो पुलिसिया कार्रवाई है लगातार जारी है और बिहार से भी इसके तार जुड़े हैं। नालंदा से इसका कनेक्शन जुड़ा है और लगातार गिरफ्तारी की छापेमारी भी चल रही है। तो एनटीए को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। हालांकि जो पुनर्परीक्षा होगी उसको लेकर एनटीए किस प्रकार से तैयार है और जो सिस्टम है उसको कैसे फुल प्रूफ करेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि अभी समय है और इस दौरान जो है आप भरपूर तैयारी करें, क्योंकि पुनर्परीक्षा में एक तरह से कहा जाए कि बेहतर आपको मौका मिला है तैयारी करने का और आप रिजल्ट भी ला सकते हैं। जी रजनीश, रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, क्योंकि इससे पहले भी पेपर दिया छात्रों ने और वो पेपर रद्द कर दिया गया। तो क्या उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए कुछ नया प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन को लेकर, या उसी रजिस्ट्रेशन पर वो एग्जाम दे पाएंगे? रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी तक जहां तक जानकारी है कि कोई शुल्क नहीं देना होगा। जो शुल्क पहले छात्र छात्राओं ने जमा कर दिया था ऑनलाइन आवेदन के जरिए, उसके एवज में कोई शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि ये गलती जो है छात्र छात्राओं की नहीं है, स्टूडेंट्स की नहीं है। एनटीए ने गलती स्वीकार की है कि सिस्टम में सेंधमारी हुई है और उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। री रजिस्ट्रेशन को लेकर फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी है कि कोई शुल्क दे नहीं होगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन पर ही उम्मीद है कि छात्रों को एडमिट कार्ड जारी फिर से किया जाएगा। हालांकि सेंटर चेंज हो जाएगा, ये तय है कि जो पहले सेंटर रहा वो सेंटर नहीं रहेगा और सिस्टम को और फुल प्रूफ करने के बाद री एग्जामिनेशन होगा। इसलिए जो है ये ड्यूरेशन रखा गया है और ये 21 जून तारीख का ऐलान किया गया है। जी और रजनीश, 21 जून क्योंकि देखिए अभी ये पेपर रद्द हुआ था, फिर नई तारीख भी आ गई, तो क्या इसको लेकर पहले से छात्र तैयार थे? क्या वो चाह रहे थे कि ये एग्जाम जल्दी हो जाना चाहिए, या फिर जल्दी जब तारीखें रखी गई हैं तो इसके पीछे का मकसद क्या है होगा? देखिए स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत हुई थी। स्टूडेंट्स भी चाह रहे थे कि बिना देरी किए अब एग्जाम की तिथि जो है उसे घोषणा की जाए और निश्चित रूप से एनटीए ने डेट का अनाउंस कर दिया है और उम्मीद यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मन बना चुके थे कि री एग्जामिनेशन देना है, चूंकि अब विकल्प कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में 1 महीने से ज्यादा का वक्त मिला है और तैयारी करने का भी समय मिल गया है। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर माइंडसेट कर लिए हैं कि उन्हें री एग्जामिनेशन देना है और इस दौरान वो भरपूर तैयारी भी कर सकेंगे और उम्मीद करते हैं कि एनटीए अब ठीक है। रजनीश, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिक्षा मंत्री की तरफ से इसकी जानकारी दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जानकारी 10:30 बजे के आसपास देंगे इसको लेकर। बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है और भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है इसे और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो उम्मीद है कि आज दोपहर 2:30 बजे तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि आखिर अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो निश्चिंत होकर एग्जाम दे सकें, क्योंकि अब पूरी जो नजर है भारत सरकार की या सिस्टम की वो नीट एग्जाम पर है। क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि सरकार के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी हो गया है कि पहली परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है, उसमें पेपर लीक हो गया था, लेकिन अब दोबारा जो है किसी प्रकार का सवाल ना उठे, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर खुद जो है शिक्षा मंत्रालय जो है गंभीरता से अब इस पर विचार भी कर रहा है और एक्शन में भी दिख रहा है। जी और रजनीश, इससे पहले जब पेपर रद्द हुआ और लगभग 23 लाख के आसपास इसमें छात्र बैठे थे, उनके भविष्य पर खतरा, वापस से एग्जाम में जाना, बच्चों का मनोबल भी गिरा होगा। उस बीच में जब तारीखों का ऐलान हुआ है, तैयारियां कैसी की गई हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि सुरक्षा को लेकर कौन से पैरामीटर इस बार पूरे किए जाएंगे ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो? देखिए प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में और जो क्वेश्चन का जो सेट है उसमें व्यापक बदलाव की उम्मीद है कि मल्टीपल सेट भी कर सकता है ये एजेंसी, क्योंकि
मल्टीपल सेट के बाद सेंधमारी की संभावना कम होती है। और ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार से जो लीकेज है उसको दुरुस्त किया जाएगा, ये देखना है। प्रिंटिंग प्रेस पर जो है नजर रखी जाएगी। ये तमाम चीजें हैं और क्वेश्चन जो है फिर बिल्कुल रजनीश, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच जानकारी दे दें कि 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तारीखों को लेकर सुरक्षा मानकों का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर नवादा से आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी खबर नवादा से मिल रही है, जहां बालू माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बालू खनन में शामिल 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो, 1 ट्रैक्टर भी जब्त किए जा चुके हैं। इस धंधे में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। बता दें आपको कि नवादा में बालू माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। रोकने की कोशिश पर, पुलिस पर हमले से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी कल ही की कार्रवाई के दौरान बालू माफियाओं ने एक एएसआई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल हैं। और ऐसे में पुलिस अब इन माफियाओं को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। एक्शन शुरू हो चुका है, लगातार छापेमारी की जा रही है। मगध रेंज की बात की जाए तो मगध रेंज के आईजी विकास वैभव खुद घटनास्थल पर पहुंचे, पूरी कार्रवाई का जायजा भी उन्होंने लिया। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माफियाओं की गिरफ्तारी की जा रही है, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। जहां पर भी जानकारी मिल रही है वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है। खुद मौके पर आईजी पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर आपके सामने रखे, जहां पर आरजेडी विधायक के भाई से छिनतई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राहुल कुमार के भाई से चेन लूटी गई है। 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और चेन लूटकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में ये घटना कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए लाल घेरे में एक व्यक्ति जो कि थैले में कुछ सामान लेकर जा रहा है रोड पर। बताया जा रहा है कि ये आरजेडी विधायक के भाई हैं। बाइक पर 2 बदमाश आते हैं, चेन छीनते हैं और वहां से वो आराम से फरार हो जाते हैं। कंकड़बाग की ये तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीर देखिए किस तरीके से अपराधी बेखौफ बने हुए हैं। और आरजेडी विधायक के भाई से छिनतई की गई है। सीसीटीवी में यह घटना कैद है। ऐसे में अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि आरजेडी विधायक के ये भाई हैं। राहुल कुमार के भाई से चेन छिनतई की खबर मिल रही है। सुबह सुबह की यह घटना कंकड़बाग की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर अब आपके सामने रखें, नीतीश कुमार से जुड़ी ये खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर पहले की तरह सुविधा, नीतीश कुमार को पहले की तरह सुविधा मिल रही है। बिना सुरक्षा जांच के अंदर जाएंगी गाड़ी और पटना दिल्ली एयरपोर्ट पर सुविधा ये दी जाएगी। सीधे अंदर उनकी गाड़ी जाएगी, विमान तक जाएगी पूर्व सीएम की गाड़ी। पटना दिल्ली एयरपोर्ट पर ये सुविधाएं जारी रखी जाएंगी। जैसे पहले जब वो सीएम थे तब ये सुविधा उनके पास थी, और अब जब वो पूर्व सीएम है, राज्यसभा के सांसद हैं, तो भी ये सुविधा उनको मिल रही है कि विमान तक उनकी गाड़ी जाएगी बिना रोक टोक के, बिना किसी जांच के। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने ये रख रहे हैं, नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर पहले की तरह नीतीश कुमार के लिए सुविधाएं हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। और बिना सुरक्षा की जांच बिना किए उनकी गाड़ी अंदर तक चली जाएगी, एयरपोर्ट के अंदर तक उनकी गाड़ी जाएगी। जब वो सीएम थे तो ये सुविधाएं उनके लिए थी, लेकिन जब वो पूर्व सीएम है, राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं, तो भी उनको ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। इस तरीके की जानकारी आ रही है। एयरपोर्ट पर सुविधा सीधे ये मिलेगी, अंदर उनकी गाड़ी जाएगी, विमान तक पूर्व सीएम की गाड़ी पहुंचेगी। ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार की सुविधाओं में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। भले ही वो पूर्व सीएम हो गए हो, लेकिन फिर भी अगर वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होगी, पूर्व सीएम की गाड़ी विमान तक जाएगी। इसमें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, बिना सुरक्षा जांच के उनकी गाड़ी अंदर जा सकती है। ये आपको पूरी खबर दे रहे हैं। ये खबर इस लिहाज से भी अहम है कि आप जान लें कि पूर्व सीएम होने के बाद भी उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं की गई है। विमान तक जाएगी पूर्व
और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, खबर मिल रही है कि पूर्व सीएम की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं है, विमान तक उनकी गाड़ी जाएगी। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की गई है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या उनके दिल्ली में आवास को लेकर हो। और एक और सुविधा मिली है कि पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना किसी सुरक्षा जांच के नीतीश कुमार की गाड़ी को सीधे अंदर जाने की अनुमति मिली है। टारमेक एरिया होता है जो बिल्कुल विमान के पास होता है, और नीतीश कुमार की गाड़ी दिल्ली और पटना एयरपोर्ट पर टारमेक एरिया में जाएगी। हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है इसे। और यहाँ तक जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी दूसरे राष्ट्र से आए हुए राष्ट्र प्रमुख को ही अनुमति मिलती है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार को एक बड़ी सुविधा मिली है और सीधे नीतीश कुमार की गाड़ी बिना किसी सुरक्षा जांच के दिल्ली और पटना एयरपोर्ट तक अंदर तक जाएगी। और अंदर तक जहां विमान का क्षेत्र होता है, रनवे होता है, टारमेक एरिया उसे बोला जाता है, सीधे वो विमान तक पहुंचेंगे और वहां से सीधे हवाई सफर करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार की सुरक्षा में कोई चूक नहीं रखी जा रही है, नीतीश कुमार की सुविधाओं में कोई चूक नहीं रखी जा रही है और उनकी सुविधाएं पहले की तरह बहाल है, बल्कि उनको विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना से ये बड़ी खबर दे रहे थे, एयरपोर्ट पर पहले की तरह सुविधाएं मिलती रहेंगी पूर्व सीएम नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार की गाड़ी विमान तक जाएगी। ये फैसिलिटी जो पहले भी उनके लिए थी और अभी भी जारी रहेगी। और आगे बढ़ते हुए पटना से अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर आरोप लगा है, बैंक से मिली भगत कर ठगी के आरोप लगे हैं। महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज हुआ है। कई महिलाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और ठगी का ये मामला सामने आया है। महिलाओं के साथ ठगी की गई है। कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज भी इसको लेकर कर लिया गया है। कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर यह आरोप है। बैंक से मिली भगत कर ठगी के आरोप लगे। महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। बैंक से मिली भगत करते हुए ठगी के आरोप माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर है। अब ये कितनी कंपनियां हैं, ये सब कुछ जांच के दायरे में है। फिलहाल कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कई महिलाओं के साथ अब तक ठगी हो चुकी है। लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर आरोप लगे हैं और कहा जा रहा है कि बैंक के साथ मिली भगत के बाद यह ठगी की गई। और अगली खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां एक सरकारी अधिकारी अप्पू कुमार के खिलाफ छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल कोटवा प्रखंड में पोस्टेड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यानी कि LEO पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक छात्रा से फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद 2 बार गर्भपात कराने के बाद छात्रा के आवेदन पर देखिए ये मामला रिकॉर्ड किया गया है और छात्रा का कहना है कि कई साल तक झांसा दिया जाता रहा। 3 साल तक छात्रा से फिजिकल रिलेशन, 2 बार गर्भपात कराने का आरोप लगा है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के ऊपर महिला ने अब प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और विषय पर चर्चा भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने से पहले आरोपी के शुभ चिंतक पूरे दिन मामले को रफा दफा करने, मैनेज करने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी इस पर न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह दे रहे हैं, दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। एक बड़े अधिकारी पर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है और महिला थाना की पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मोतिहारी के जो कोटवा और पिपरा कोठी के पदाधिकारी हैं, LEO हैं अप्पू प्रभाकर, उन पर एक लड़की ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, जबरदस्ती गर्भपात कराने का आरोप लगाया है, दवा खिलाने का आरोप लगाया है और 2023 से लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने का मामला जो है वो आया है और लिखित शिकायत जो है वो महिला थाने में लड़की ने दी है। देखिए लगातार महिला
थाना की पुलिस जो है जांच में जरूर जुटी है। तो देखिए यही एफआईआर की कॉपी है जिसमें जो लड़की है उसने अपू प्रभाकर पर यौन शोषण करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। लगातार ये आरोप है कि 5 दिनों तक घर में बंद रख के उनके साथ यौन शोषण किया, यौन उत्पीड़न किया और जब उसके पेट में गर्भ ठहर गया तो उसके गर्भपात कराने का भी आरोप जो है वो उस लड़की ने लगाई है। तो वैसी स्थिति में बड़ा मामला सामने आया है। जो लेबर डिपार्टमेंट के एलईओ हैं कोटवा और पिपरा कोठी प्रखंड के एलईओ हैं अपू प्रभाकर, उन पर एक लड़की ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला थाने की पुलिस जांच में जुटी है। एफआईआर करने में आनाकानी जरूर हो रही थी, लेकिन एसपी स्वर्ण प्रभात के कड़े रुख और निर्देश के बाद महिला थाने में एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया है और महिला थाने की पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। क्या कोई बच्चा एक लीची, नींबू या कोई दूसरा फल तोड़ लेगा तो पेड़ वाला उसकी बेरहमी से पिटाई कर देगा? क्या उस मासूम की जान ले लेगा? कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? किसी चीज की चोरी के आरोप भर से वो अपना आपा कैसे खो बैठता है और उसको शैतानी की क्या सजा दे दी जाएगी? क्या ऐसे लोगों के घर में अपने बच्चे नहीं होते? क्या उनके बच्चे ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करते? क्या ये लोग अपने बच्चों के साथ ऐसे ही पेश आते हैं? आखिर मासूमों के दुश्मन बन रहे ये लोग किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? ऐसे लोग इतने मन बढ़ू कैसे हो जाते हैं कि आसपास के बच्चों पर ही बेरहम हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा दुश्मन देश से आ चुका है? सवाल बहुत है क्योंकि समाज में संवेदनाएं कम होती जा रही हैं, सोच में नफरत का कीड़ा ज्यादा पल रहा है, समाज में सहयोग और समझाने बुझाने की संस्कृति जैसे खत्म होती जा रही है, दबदबा दिखाने का दम ऊपर होती चली जा रही है। ये कुछ तस्वीरें उसी की बानगी बता रही हैं। समस्तीपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। इन तीनों ही जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो संवेदना पर सवाल उठा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक समाज सोच संवेदना और मासूमों पर अत्याचार की ये बातें क्यों चल रही हैं? तो बता दें आपको कि बिहार में हाल के दिनों में छोटी छोटी बातों पर मासूमों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, यहां तक कि उनकी हत्या कर दी जाती है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां पर उजियारपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में 16 साल के बच्चे की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की जाती है, जिसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनती है। मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के नासिरपुर वार्ड संख्या 1 निवासी प्रदीप दास के बेटे दर्शन कुमार के रूप में कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। दरिंदों ने उसके हाथ पैर सिगरेट से जलाए, रॉड से बेरहमी से पीटा, गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसे मक्के के खेत में छोड़कर चले गए। मामला ये सिर्फ समस्तीपुर तक सीमित नहीं है। अभी 12 मई को ही नालंदा के अस्थावा के सकरावा गांव में सिर्फ एक नींबू तोड़ने के आरोप में दबंगों ने 12 साल के मासूम की पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि गोरख मियां ने बच्चे पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे कि मासूम का सर फट गया। अस्पताल पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। जबकि कल मुजफ्फरपुर के एक स्कूल की तस्वीर वायरल हो रही है और ये तस्वीरें रूह कपा देंगी, जहां बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल में मासूमों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं। इन घटनाओं से सवाल उठता है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, ऐसे बीमार समाज और लोगों का क्या इलाज है? आखिर मासूमों के इन दुश्मनों को क्या ठिकाना लगाना चाहिए? क्या इनके दिमाग ठिकाने लाने के लिए इनको सजा देनी चाहिए? ये तमाम अहम सवाल इन घटनाओं से उठ रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सीएम पैदल जाएंगे सचिवालय, ये खबर मिल रही है। सीएम सम्राट चौधरी नो व्हीकल डे मनाएंगे और इसीलिए आज वो पैदल जाएंगे सचिवालय। आज सीएम आवास से वो पैदल जाने वाले हैं और इससे पहले इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करते हुए दिखे थे। अब देखिए, नो व्हीकल डे वो मना रहे हैं। एक संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपील कर रहे हैं, आप सभी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी निभाएं। सीएम नहीं करेंगे गाड़ी की सवारी, मुख्यमंत्री सचिवालय पैदल जाने वाले हैं। शैलेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने अपील की तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले, क्योंकि सवाल खास लोगों से किए जाते हैं कि वो क्या पहल कर रहे हैं, सम्राट चौधरी वो पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज निर्णय लिया है कि नो व्हीकल डे मनाएंगे और इसी के तहत आज अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री सचिवालय भी जो जहाँ पर सम्राट चौधरी का जो कार्यालय है मुख्यमंत्री का, जहाँ पर वो लोगों से मिलेंगे और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहां भी वो पैदल जाएंगे। तो पीएम मोदी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान का जो असर है वो अब पूरे देश में दिखने लगा है। और खास तौर पर जैसे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, एक सांकेतिक रूप से तमाम लोग मैसेज देने की भी पूरे देश को कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो संकट है, उस संकट की घड़ी में तमाम जो देशवासी हैं उन्हें एक होना होगा। और पीएम मोदी ने जो लोगों से अपील की है, उस अपील को मानना होगा और पीएम मोदी की अपील के साथ चलना होगा। और इसी के तहत आज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है और आज वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पहले सम्राट चौधरी ने अपने गाड़ियों का जो काफिला है उसे भी काफी कम कर दिया। 2 या 3 गाड़ी से अमूमन सम्राट चौधरी चलते नजर आते हैं, जबकि पहले उनके काफिले में दर्जन भर से अधिक गाड़ियां होती थी। लेकिन फिलहाल उनके गाड़ियों की जो संख्या है वो भी काफी कम गई और आज उन्होंने निर्णय लिया है कि नो व्हीकल डे मनाएंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन सीएम की तरफ से ये पहल तो की जा रही है, लेकिन क्या तमाम लोग भी ये पहल कर रहे हैं? ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री की अपील, अब सीएम का एक्शन, ये लोगों पर कितना प्रभाव छोड़ता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और पटना में कच्ची दरगाह से विदुपुर तक 6 लेन पुल बनकर तैयार है और जून के अंतिम हफ्ते में कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद सफर उत्तर और दक्षिण बिहार तक का बहुत आसान हो जाएगा। पटना, वैशाली और समस्तीपुर को जोड़ने वाला ये पुल आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जिसे कोरियाई एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया। इस पर गाड़ियां अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेंगी। और अगली खबर आपके सामने बेगूसराय से रख रहे हैं, जहां पर नकली सिगरेट बनाने और बेचने के मामले में कार्रवाई करने पहुंची टाइगर मोबाइल टीम की अवैध वसूली की तस्वीरें सामने आई है। टीम पर व्यवसायी से 3 लाख रुपए तक की अवैध वसूली के आरोप लग गए। आरोप है कि व्यवसायी और उसके पूरे परिवार को गंभीर केस में फंसाने की धमकी देकर रकम वसूली गई। मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि 12 मई को नगर थाना क्षेत्र में टाइगर मोबाइल टीम ने जानकारी मिलने के बाद एक दुकान में छापेमारी की थी, जहां कथित रूप से नकली सिगरेट बरामद किया गया। इस मामले में नगर थाना कांड संख्या 217/26 दर्ज भी किया गया। लेकिन कार्रवाई के दौरान शामिल 2 जवानों पर व्यवसायी शिव शक्ति कुमार और उनके परिवार को डराने, धमकाने और केस में फंसाने की बात कहकर 3 लाख रुपए उनसे रिश्वत ले लिया गया, जिसको लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ